नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल का प्रकरण 3 पढ़ेंगे, जिसमें काव्य खंड संवत 1950-1975 तक का विवरण आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। तो इसमें सामान्य, नई धारा, द्वितीय उत्थान दिया हुआ है। पंडित श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ से के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा को सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अनपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने प्रचलित ग्राम गीतों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य परंपरा का अनुशीलन ही आलम नहीं है। पंडितों की बंधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अपभ्रंश जब लंघन होने लगी तब शिष्ट काव्य प्रचलित देसी भाषाओं में शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंध कर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर परिचित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जंगल, मैदानों आदि को भी समेटे चलती है। देश के स्वरूप के साथ यह संबद्ध चलती है। एक गीत में कोई ग्रामवधु अपने वियोग काल दीर्घता की व्यंजना अपने चिर परिचित प्रकृति व्यापार द्वारा इस भोरे ढंग से करती है। जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय हाथ से द्वार पर लगा गया, वह बड़ा होकर फूला और उसके फूल भी झड़ गए, पर प्रिय न आया। इस भावधारा की अभिव्यंजन प्रणालियाँ वे ही होती हैं जिन पर जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता आता है। हमारी भाव प्रवर्तनी शक्ति का असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर नहीं समझना चाहिए। जब पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न पड़कर रूढ़ हो जाती है, तब वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतर्भूमियों को परख कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। यह पुनर्विधान सामंजस्य के रूप में हो, अंध प्रतिक्रिया रूप में नहीं। अच्छा, इनका कहने का मतलब कि यह पुनर्विधान सामंजस्य के रूप में हो, अंध प्रतिक्रिया रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक जा पहुंचती है। इस प्रकार के परिवर्तन को अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता, टू रोमांटिसिज्म कहना चाहिए, क्योंकि वह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है। इंग्लैंड के जिस स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का इधर हिंदी में भी बराबर नाम लिया जाने लगा है, उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आभास रहा। पीछे के कवियों की व्यक्तिगत, विधागत और बुद्धिगत प्रवृत्तियों और विशेषताओं के जैसे रहस्यात्मकता, दार्शनिकता, स्वातंत्र्य भावना, कलाकार आदि के अधिक दर्शन से वह कुछ ढक सा गया।
काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद काव्यपर ने किया। तो काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद किसने किया था? काव्यपर जी ने किया, है ना। पर स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचरण करने की शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करे? यह स्कॉटलैंड के किसानी झोपड़ी में रहने वाले कवि बर्स ने ही दिखाया था। उसने अपने देश के परंपरागत प्रचलित गीतों की मार्मिकता परख कर देश भाषा में रचनाएं की, जिन्होंने वहाँ सारे जन समाज के हृदय में अपना घर किया। वाल्टर स्कॉट ने देश की अंतर्व्यापिनी भावधारा से शक्ति लेकर साहित्य को अनुप्राणित किया था। जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे भी देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत में या तो भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थिति थी, वह कहाँ तक इंग्लैंड की परिस्थिति के अनुरूप थी। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन प्राचीन रोमियों की भाषा रही। फ्रांसीसियों के प्रभाव से इंग्लैंड की काव्य रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढ़ियों से जकड़ी जाने लगी। उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा। बंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु वर्णन की रूढ़ियाँ, छंदों की व्यवस्था सब ज्यों की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से इतना आच्छन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया। काउपर, क्रैब और बर्स, ये देखिए पाश्चात्य विद्वानों के नाम दिए गए हैं, है ना। बर्स ने काव्यधारा को साधारण जनता की तथा लोक हृदय के ढलाव की नाना मार्मिक अंतर्भूमियों में ढाला। अंग्रेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्व से बहुत अलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि लैटिन, जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यूनानी ढांचे पर हुआ था, इंग्लैंड के लिए दूर देश की भाषा थी, अतः उसका साहित्य भी वहाँ के निवासियों के अपने चिर संचित संस्कार और भाव व्यंजना पद्धति से दूर पड़ता था। पर हमारे साहित्य में रीतिकाल की जो रूढ़ियाँ हैं, वे किसी और देश की नहीं। उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर एक ही जात के बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं। अतः हमारे वर्तमान काव्य क्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्रकट पद्धति पर अर्थात परंपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्म स्थल से शक्ति लेकर चलने पाती, तो वह अपनी ही काव्य परंपरा होती, अधिक सजीव और स्वच्छंद की हुई। रीतिकाल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसों और अलंकारों के उदाहरणों के रूप में रचना होने से और कुछ छंदों की परिपाटी बंध जाने के से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को नए विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद्य में ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रवृत्ति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले बार पंडित श्रीधर पाठक ने ही दिया। उन्होंने प्राकृत के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आँखों से भी उसके रूपों को देखा। गुणवंत हेमंत, देखिए श्रीधर पाठक जी की रचना है ये, गुणवंत हेमंत, है ना। श्रांत पथिक और ऐसे ही कुछ रचनाएं उनकी हैं। गुणवंत हेमंत में भी गांव में उपजने वाली मूली मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए जो परंपरागत ऋतु वर्णनों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और उतार चढ़ाव के कई नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागनिया गाना दूसरी बात। ख्याल या लावनी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा गया, वैसे ही सुथरे साथियों के सदुपकारी ढंग पर
जगत सच्चाई सार, जिनमें कहा गया है कि जगत है सच्चा, जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस स्वर्गीय वीणा इनकी रचना, देखिए स्वर्गीय वीणा भी इनकी रचना है, ठीक है। स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद मतलब रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के बीच चल न पाया। बात यह है कि उस समय पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में है, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। हिंदी में परंपरा से व्यवहृत छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्ति काल और रीति काल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान बटा। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते हैं, जिससे इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों की खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात। आगे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई वह भी स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर न बढ़ने पाई। बीच में रविंद्र बाबू की गीतांजलि की धूम उठ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन के इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग तो अपंग भाषा के रहस्यात्मक कविताओं की रूपरेखा लाने लगे। कुछ लोग पाश्चात्य काव्य पद्धति को विश्व साहित्य का लक्षण समझ उसके अनुसरण में तत्पर हुए। परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ की रीतिकाल की रूढ़ियों और द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता से छूटकर बहुत सी हिंदी कविता विदेश की अनुकृति रूढ़ियों और वादों में जा फंसी। इन्हें गिने नए कवि भी स्वच्छंदता के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले। अब देखिए इस पर पहला नंबर है पंडित श्रीधर पाठक। इनकी रचनाएं भी दी है कुछ, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। एकांतवासी योगी, इनकी पहली रचना देखिए क्या दिया है, एकांतवासी योगी। बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। खड़ी बोली में इनकी दूसरी पुस्तक है श्रांत पथिक, जिसको गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद मानी जाती है। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकर कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद्य रख देते थे। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे। उजड़ ग्राम डिजर्टेड विलेज उन्हीं की रचना है ना, डिजर्टेड विलेज का अनुवाद है। इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसी ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भत्तापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे पर इन्होंने निकाले, जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। यह छंद देखिए, नाना कृपान निज पान लिए, वप नील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिये, छक पारिजात मधुबान किए, छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर आकृति कोर झुकावत, यह मोर नचावत, शोर मचावत, श्वेत श्वेत बंग पाति उड़ावत, नंदन प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित समीर बिनु धीर चलावत। अंत्यानुप्रास रहित बेठिकाने समाप्त होने वाले गद्य से लंबे वाक्यों के छंद भी जैसे अंग्रेजी में होते हैं, इन्होंने लिखे हैं। देखिए सांध्य अटन का, देखिए सांध्य अटन इनकी एक रचना है, सांध्य अटन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने चौथी रचना ये देख ली है ना। सांध्य अटन का यह छंद देखिए, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में बसा, बाल सस्य व्योम की ओर था आ रहा,
सद्य उत्फुल्ल अरविंद नभनील सुविशाल नववक्ष पर जा रहा था चढ़ा। विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की और रहस्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय वीणा की। इन पंक्तियों में देखिए, कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंज वीणा बजा रही है। सुरों के संगीत की कैसे सुरीली गुंजार आ रही है। कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है वियोग तप्ता से भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है। कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन कभी विनय है। दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों बानक बना रही है। भरे गगन में है जितने तारे हुए हैं बदमस्त गत पै सारे, समस्त ब्रह्मांड भर को मानो 2 उंगलियों पर नचा रही है। यह कह आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी होगी। इन्होंने लावनी या ख्याल ढंग पर ही लिखी थी। पीछे खड़ी बोली को हिंदी के प्रचलित रूपों में ले आए। श्रांत प्रतीक की रचना इन्होंने रोला छंद में की। इसके आगे भी ये बढ़े और यह दिखा दिया कि सवैये में भी खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ ढल सकती है। इस भारत में वन पावन तो ही तपस्वियों का तप आश्रय था। जगत तत्व की खोज में लग निजहाज ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। तब प्राकृत विश्व विभ्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था। महिमा वनवास की थी और प्रभाव पवित्र अनुपम था। पाठक जी कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे। समाज सुधार के भी बड़े आकांक्षी थे। इससे विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रसाद, ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों के काव्य का पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल न हुए हों, अभिव्यंजना के वाक वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उनके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें समरसता आ जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में भी प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। पर यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं या जो भव्य और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आंखों के सामने आने वाले, देश के परंपरागत जीवन से संबंध रखने वाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम ही रहती थी। पंडित श्रीधर पाठक जी का जन्म संवत 1916 में और मृत्यु संवत 1985 ईस्वी में हुई थी। तो ये रहे हमारे श्रीधर पाठक जी। अब दूसरे लेखक हमारे पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओद है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतेंदु के पीछे द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कवि पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद ने नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू की छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मंझ चुकी थी। संवत 1957 के पहले ही वे बहुत सी फुटकर रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरिक प्रचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1957 में उन्होंने कविता पढ़ी थी। उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान अभी कोसों का अभी। मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। इसके उपरांत वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। पर जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत के समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संवर्धनी पटुता उसे 2 हदों पर पहुंचाकर दिखा चुके थे, उस शैली की ओर बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने, देखिए यहाँ संवत 1971 है, जो कि उनके बहुत ही सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं, जो सन 1914 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। नव शिक्षितों के संसर्ग में उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव ग्रहण किया है। उक्त काव्य में श्री कृष्ण के ब्रज
के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृंतों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजू, मंजुल, पेशल आदि से बीच बीच में जटिल अर्थात चुना हुआ होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं में से उपाध्याय जी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्ति के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे तब उपाध्याय जी उस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। किसी प्रकार की रचना को हद पर चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्टना पहुंचाकर दिखाने के प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी तो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली दिखाई पड़ती है। काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम को अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है। जैसा कि इनके नाम से प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य का क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका कहाँ तक विस्तार हो सका है किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनाने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। दो प्रकार के नमूने उद्धृत करके हम आगे बढ़ते हैं। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्रायः कलिका राकेन्दु बिंबानना तन्वंगी कलह हासिनी सुरसिका क्रीडा कला पुतली शोभा वारिधि की अमूल्य मणि श्री लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदुभाषिणी मृग दृगी माधुर्य सम्मूर्ति थी। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे आई दोषा फिर गत हुई दूसरा वार आया यूं ही बीती विपुल घटिका और कई बार बीते आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकर विषयों पर उन्होंने कविताएं रची, जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य पाया गया। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौपदे, देखिए इन्होंने चोखे चौपदे एक रचना लिखी थी, उसके बारे में बता रहे हैं। 1982 है ना, संवत 1981 में निकला। फिर पद्य प्रसून 1982 है ना। पहले चोखे चौपदे 1981 में निकला, चोखे चौपदे 1981 संवत, फिर पद्य प्रसून 1982 में निकला। ठीक है। और 82 में भाषा दोनों प्रकार की, बोलचाल की भी और साहित्यिक भी। मुहावरों के नमूने के लिए चोखे चौपदे का एक पद्य दिया जाता है। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई है ये पंक्तियाँ। इसमें पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की है। और कौन से पद्य सी है, तो आप देखिए आपको पता चल गया, चोखे चौपदे की है पंक्तियाँ हैं। भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी विशेषता है। इससे शब्द भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काव्य है वैदेही वनवास। देखिए ये वैदेही वनवास के बारे में भी शुक्ल जी बात कर रहे हैं, जिसे ये बहुत दिनों से लिखते चले आ रहे थे, अब छप रहा है। उस समय ये वैदेही वनवास छप रहा था। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ की हैं। ठीक है दोस्तों। तो आचार्य शुक्ल ने इनकी इतनी ही रचनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दें।
जिसको हम कमेंट के द्वारा देखेंगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। राधे राधे दोस्तों।